प्रस्तुत है कहानी अधूरा परिणय। रात के 2 बज रहे थे। कमरे की लाइट्स बंद थीं। बाहर आसमान से चांद कमरे की खिड़की से अंदर झांक रहा था, जिससे कमरे में हल्का उजाला था। मधु खिड़की के पास ही रखी कुर्सी पर बैठ बाहर आसमान में चांद को देख रही थी और बैकग्राउंड में गाना बज रहा था। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। रात ने सुस्ताती धरा पर चांदनी का लिहाफ ओढ़ रखा था, जिसमें सांझ के ढलने पर सूरजमुखी का पौधा दुबका हुआ था। कुछ बड़े बड़े पेड़ ऊँघते हुए गर्दन हिलाते तो चांदनी के पड़ने से उनके पत्तों पर पड़ी ओस मोती सी चमक जाती। सामने सड़क के उस झाड़ियों की ओट में एक सरसराहट होने से आसपास के कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया था। उनकी आवाज़ से चांदनी रात में अपनी हीर को एकटक निहारता रांझा एक पल के लिए खींच गया था। उसकी डांट खा चुके कुत्ते चुप हो गए। कुत्तों को अपने मोहल्ले के युवकों को पहचानते देर नहीं लगती, और इस शख्स के हाथ तो न जाने कितनी सुबह सैकड़ों पैकेट वो बिस्कुट के खा चुके थे। कुत्ता रोटी का कर्ज ज़रूर अदा करता है, और यहाँ तो बात बिस्किट की थी। झुंड का हर एक कुत्ता कुशल पहरेदार की तरह अपने हिमायती शख्स की तरफ आने वाले किसी भी संभावित खतरे को रोक लेने के लिए चौकन्ना हो गया। चित्र कई दफ़ा उस दर्पण की भांति व्यवहार करते हैं जिसमें हम अपना अतीत झांक लेते हैं। खिड़की के बाहर के दृश्य ने मधु को उसके बीते कल में ढकेल दिया था। वो कल जिसमें आशाएं थी, उत्साह था, सपने थे, वायदे थे। स्मृति के चलचित्र में मधु देख रही थी अपने बीते सुहाने दिनों को। कॉलेज के सभी दोस्तों ने मिलकर मसूरी जाने की योजना बनाई थी। लाख नानुकुर करने के बावजूद सबने मधु को राजी कर लिया था। राजीव ने सबकी टिकटें बुक करा दी थीं, और फिर एक रोज़ अनिल, प्रतीक, बीना, प्रियंका, अरुण और शिप्रा ने जाकर हल्की फुल्की शॉपिंग कर ली। बीना को पता था कि राजीव कपड़े नहीं पसंद कर पाता, इसलिए उसके लिए भी एक काली शर्ट ले आई थी। सबको ताकीद कर दी गई थी कि अगले रविवार रात्रि 10 बजे तक सब प्रयागघाट स्टेशन पर मौजूद रहें। रविवार को सबसे पहले राजीव अनिल और प्रतीक के साथ स्टेशन पर पहुंच गया था। उसके बाद मधु, बीना और प्रियंका के साथ, और सबसे आखिर में शिप्रा अरुण के साथ आई थी। स्टेशन पर प्रयागघाट देहरादून एक्सप्रेस लग चुकी थी। कोच B1 में 23 से सीट तक की सीट में सब ने अपने सामान को रख लिया था और सब एक दूसरे के साथ बैठ भी गए थे। ठीक 11 बजे इंजन ने सीटी मारी और रेलगाड़ी के पहिए गति में आने लगे। खिड़की से लगातार समानांतर चलते हुए दृश्य दिखाई देने लगे थे। रात के अंधेरे में कभी किसी सड़क पर चलते वाहन, तो कभी पटरियों के पास बसा कोई गांव चमक जाता। इधर डब्बे के अंदर हंसी ठिठोलियों का उपक्रम चलता रहा। अरुण के पास ढेर सारे ट्रेन के सफ़र के पूर्वानुभव, तो बीना चलती फिरती लतीफ़ों की खचांजी। अनिल के डबल मीनिंग्स, तो मधु के धत पागल हट ऐसा थोड़ी होता है, जैसे अलंकारों से आसपास का वातावरण सुशोभित था। 2 बजते बजते नींद ने अपना मोहिनी मंत्र मारकर लगभग सबको अपने आगोश में ले लिया था। कोई बचा था तो एक शायर, जिसे रातों में जागने की आदत थी। राजीव ऊपर की बर्थ से उतरते हुए एक बार मधु की तरफ देख लिया करता था, और मन ही मन एक ही शेर उसके मन से अनायास निकल पड़ा। काश ऐसा हो कि हम बिल्कुल न रहे होश में, मैं नींद बन जाऊं और तुम मेरे आगोश में। रात का सफ़र बीत चुका था। सुबह चाय वाले की आवाज़ के साथ मधु की नींद खुली थी। उसने अपने लिए एक कप चाय रखवा ली थी। रेलगाड़ी अपनी रफ्तार में चली जा रही थी। साथ ही खेत, वृक्ष, सड़कें, गांव, शहर पीछे छूटते दिखाई दे रहे थे। हर पल खिड़की के बाहर एक नया दृश्य होता। चाय का एक घूंट भरते हुए मधु के मन में ख्याल आया, संभवतः जीवन के पथ पर हम इसी तरह रेल की तरह बढ़ते जा रहे हैं। इस पथ पर हम तमाम दृश्यों से होकर गुजरते हैं। हमारे जीवन में एक व्यक्ति एक दृश्य की तरह ही तो है, जो जहाँ तक हमारे साथ चल पाता है, बस वहीं तक हमारे वर्तमान में है, अन्यथा कहीं स्मृति में जाकर सुरक्षित हो जाता है। रात के 11 बज रहे थे। मसूरी की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसे होटल दी माउंटेन क्वेल के कमरा नंबर 24 के टेरेस पर मधु और राजीव चाय का प्याला पकड़े हुए सामने पहाड़ियों की तरफ देख रहे थे। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों पर चंद्रमा का सफ़ेद प्रकाश पड़ रहा था। आसपास के पेड़ों के कुछ पत्ते अपने ऊपर से बर्फ को झाड़कर अपने बदन को चांदनी से तराश रहे थे। चाय का आखिरी घूंट पीकर राजीव ने मधु से पूछ ही लिया, क्या मेरी जिंदगी में शामिल होगी मेरी अर्धांगिनी बनकर? पेड़ों की टहनियाँ खिल उठी थी। चांद सरक कर जरा नीचे आ गया था। पहाड़ों से बर्फ दरक गई थी। सितारों की आंखें चौड़ी हो गई। मधु ने राजीव की हथेलियाँ थाम ली। हृदय का स्पंदन बढ़ गया। सांसों की गर्माहट से कंधे खुल गए थे।
दो आत्माएं एक दूसरे में समाहित हो जाना चाहती थीं। चांद, तारे, पहाड़, वृक्ष, वनस्पतियां साक्षी बन रही थीं दो आत्माओं के पवित्र संगम की। अगले 2 दिनों में सब कैंपटी फॉल, भट्टा फॉल, गन हिल, धनौल्टी, कंपनी गार्डन इत्यादि जगहों पर घूम चुके थे। कैंपटी फॉल में उतरते वक्त राजीव ने मधु का हाथ थाम लिया था। धनौल्टी में देवदार और ओक के पेड़ों के बीच से गुजरते वक्त राजीव को अपने बगल में पाकर मधु को अच्छा लगा था। जॉर्ज एवरेस्ट पर बादलों के बीच ढेरों सेल्फी ली गई। पहाड़ों के बीच मॉल रोड पर दोनों तरफ इलेक्ट्रिक बल्बों से रोशन दुकानों की लंबी कतारें थी, जिसमें एक दाम पर रोज़मर्रा के ढेरों सामान सस्ते दामों में मिल रहे थे। चलते चलते एक शॉल पर मधु की नज़र अटक गई। काला रंग, लाल बॉर्डर और उस पर किला-नुमा आकृतियाँ, कुछ ऐसा था वो शॉल। मधु ने शॉल कंधे पर रख राजीव की तरफ देखा और उसकी आंखों से मौन स्वीकृति पाकर शॉल को पैक करा लिया। मसूरी से लौटे 1 महीना हो गया था। मधु और राजीव कॉलेज कैंपस में एक घोषित कपल हो गए थे। उनके जीवन में बसंत की जो दस्तक हो गई थी, क्यारियों में खिले फूलों की महक दक्षिण की हवाओं में मिले वातावरण में फैल गई थी। तितलियां और मधुमक्खियां शायद संचय में लग गई थीं। कोयल का मधुर संगीत सुनाई देने लगा था। गर्भवती मादा गौरैया को चिड़ा एक एक कर घास के टुकड़े दे रहा था, जिसे वह बेहद बारीकी से रखकर घोंसलों का निर्माण कर रही थी। लेकिन समय के चक्र के साथ ऋतु चक्र भी तो बदल जाता है। बसंत के बाद ग्रीष्म का आगमन होता है। फाल्गुन और बसंत के खूबसूरत दिनों के बाद मधु के जीवन में ग्रीष्म ने दस्तक दी। एक छोटी सी बात पर मधु और राजीव में अनबन हो गई थी। 1 सप्ताह हो गया था, मधु ने राजीव से बात तक नहीं की थी। सेमेस्टर की आखिरी परीक्षा देकर राजीव उदास मन से घर जा रहा था। सड़क पार करते समय उसके पीछे कर्कश हॉर्न बजा। वो घबराकर तेजी से आगे बढ़ा। दूसरी तरफ से आते हुए ट्रक को वो देख नहीं सका था। और ये क्या अनहोनी हो गई। उसका सर फट गया था और खून से सड़क लाल हो गई। हाथ पांव कुछ देर तक फड़फड़ाते रहे और फिर निस्तेज हो गए। वह दुनिया के इन सारे संबंधों से आज़ाद हो गया। आत्मा अपने स्थायी निवास की तरफ प्रस्थान कर गई थी। क्यारियों में लगे फूल सूरज की तपिश से सूख गए। पछुआ हवाओं के चलने से घरों के कपाट बंद हो गए। कोयल प्यास से तड़पड़ाकर मर गई और साथ ही सदा के लिए मौन हो गई राजीव की आवाज़। जंगलों में आग लग गई थी। हरियाली अपनी लकड़ी की तलाश में आकाश नापता रहा। जगह जगह राख पसरी हुई थी जो पछुआ हवाओं में मिलकर वातावरण को दमघोंटू बना रही थी। जलाशय सूख गए थे। जब तक संभव हुआ मधु के अश्कों ने अपने रुखसारों को तर रखा। भावनाओं की लहरों ने कुलाचे मारी और फिर थककर शांत हो गई। नियति के आगे किसी की नहीं चली है। प्रकृति अपने अंदर विभिन्न मौसमों को समाहित किए हुए है। इसी प्रकार मनुष्य भी मीठे कड़वे अनुभवों को समाहित करता रहता है। सामने उजाला हो रहा था। मधु अपने कंधे पर किसी हाथ के स्पर्श से चौंक कर वर्तमान में लौट आई। मुड़कर देखा तो माँ थी। पूछ रही थी, बेटा आज भी सारी रात जगी रही? अतीत में जाकर किसी घटना का पलटना हमारे अधिकार में नहीं है ना। फिर जो गुजर गया क्या वो सोचते रहने से वापस आ जाएगा? ज़िंदगी बहुत बड़ी है बेटा, जो सामने है उसे संभाल लो। साहिल बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे बहुत प्यार करता है, खुश रखेगा तुम्हें। आज शाम को वो आ रहा है 5 बजे, मिल लेना उससे मुसाफिर कैफ़े में। वो तुम्हारा वहीं इंतज़ार करेगा। मधु ने हाँ में गर्दन हिला दी। आंखों से एक बार फिर कुछ बूंदें छलकीं और अतीत बह गया। मसूरी से लाई हुई शॉल को उसने बदन से उतार कर रख दिया, क्योंकि आज वो जा रही थी जीवन में एक नए बसंत का स्वागत करने। तो आप सुन रहे थे माधव तिवारी द्वारा रचित ये कहानी अधूरा परिणय। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब मैं नेहा पांडे आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन जल्दी ही एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।